हेलो, मैं हूं डॉक्टर राजन और स्वागत है आपका निमोनिक एकेडमी में। निमोनिक एकेडमी मीन्स एनसीईआरटी बायो एट योर फिंगर टिप्स। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कि अबाउट द मेल एंड फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, उनकी डक्ट्स एंड गैमेटोजेनेसिस के बारे में। उसके आगे का आज हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या है? मेंस्ट्रुएशन का मतलब है दे आर द सीरीज ऑफ इवेंट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये एक साइकिल है जिसमें बहुत सारे फेजेस हैं और ये एक फीमेल में प्यूबर्टी पर स्टार्ट होता है और जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है दैट इज नोन एज मेनार्के। इस साइकिल में जो फेजेस होते हैं वो डिफरेंट फेजेस होते हैं और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन वो फेजेस मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जो स्टार्ट होता है उसका पहला जो फेज है दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन फेज। इस मेंस्ट्रुएशन फेज में जो यूट्रस की जो लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियम है और उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो शेड होती हैं क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई है। इस वजह से वो जो बेसिकली बॉडी ने, जो यूट्रस ने एक एंडोमेट्रियम को रेडी किया था प्रेगनेंसी के लिए, वो उसको शेड कर देती है एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज नोन एज फॉलिकुलर फेज। इस फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि बॉडी यूट्रस अपनी एंडोमेट्रियम को रेडी करती है कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट के लिए वो मेंटेन के लिए रेडी करती है। और ये जो फॉलिकुलर फेज है ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी, ओवरी एंड ग्रोइंग ग्राफियन फॉलिकल के अंडर में होता है, यानी कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें दो चेंजेस हो रहे हैं। पहले तो एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन हो रहा है, दोबारा से एंडोमेट्रियम बन रहा है। और दूसरा जो चेंज है वो है जो प्राइमरी फॉलिकल था वो स्टार्ट करता है ग्रोइंग करना, वो ग्रो करता है और फाइनली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है और ग्रो करते हुए ये ईस्ट्रोजन को रिलीज करता है सो दैट जो मेंटेनेंस पार्ट है वो एंडोमेट्रियम का वो कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से जो ओवेरियन और पिट्यूटरी हार्मोन है, पिट्यूटरी मतलब गोनेटोट्रोपिन्स, और वो एफएसएच एंड एलएच रिलीज करते हैं जिनकी वजह से एंडोमेट्रियम जो है उसका मेंटेनेंस जो डेवलपमेंट रीजनरेशन हो जाता है। एट अराउंड 14th डे यानी कि मिड साइकिल 14th डे पे एलएच और एफएसएच की कंसंट्रेशन सडनली बढ़ती है और एलएच की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उस पार्ट को कहते हैं एलएच सर्ज। और ये जो एलएच सर्ज है ये बेसिकली एक इनपुट वाला पार्ट है। ये उस समय पे जाके एलएच सर्ज की वजह से जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल था उसमें से ओवम रिलीज हो जाता है और जो बचा पार्ट होता है ग्राफिकल का वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। तो इस वाले पार्ट को कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज। तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये आपका अलग हो गया और जो ओवम था वो रिलीज हो गया। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी कि मेल स्पर्म इस ओवम को आके फर्टिलाइज कर देते हैं तब तो ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी। और जो कार्पस ल्यूटियम जो आपका मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का पार्ट था ओवम निकलने के बाद वो एक हार्मोन रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, जो अब इस एंडोमेट्रियल बेड को मेंटेन करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है तो एंडोमेट्रियम रेडी रहे और उस जाइगोट को इम्प्लांटेशन में हेल्प करे। लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होती है तो धीरे धीरे जो कार्पस ल्यूटियम वाला पार्ट है वो डिजनरेट हो जाता है और वो जो हार्मोन रिलीज कर रहा था प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से ये मेंटेन कर रहा था एंडोमेट्रियम को, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, वो खत्म हो जाता है। और जो मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम था जो पहले पार्ट में बना था फॉलिकुलर पार्ट में, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिसकी वजह से ये वापस शेड हो जाता है और देन अगेन इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग यानी कि फर्स्ट पार्ट पे मेंस्ट्रुअल पार्ट पे आके ये बाहर निकल जाता है। तो इसको हम याद करते हैं सिंपल जो हम लोगों ने इस साइकिल के बारे में बोला है उसी साइकिल को अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे वही हमारा निमोनिक बन जाता है कि मोस्ट फॉलिकल्स विच रीजनरेट and grow, they outflow after luteal phase. कब? If pregnancy is not maintained.
इफ प्रेगनेंसी इज नॉट मेंटेन तो ये जो फॉलिकल बने थे ये आउट हो जाते हैं। तो यहां से हम देखते हैं पहला फेज हो गया इसका, मोस्ट बन गया हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। इस मेंस्ट्रुअल फेज में जो है ब्लीडिंग हो रही है और जितना भी एंडोमेट्रियम था वो शेड होकर बाहर निकल जाता है। 3 से 5 दिन ये फेज चलता है। नेक्स्ट फेज आता है हमारा फॉलिकुलर फेज। इस फेज में दो चीजें हो रही हैं, एक तो रीजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम हो रहा है और दूसरा जो ग्रो का मतलब है प्राइमरी फॉलिकल ग्रो कर रहा है टू बिकम मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। इस टाइम पर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होगा गोनेडोट्रोपिन, वो ओवरी पे वर्क करेगा और ओवरी आपका फ्लो में एफएसएच एंड एलएच ये रिलीज होंगे और ये जो ग्रोइंग फॉलिकल है, जो मैच्योर जो प्राइमरी फॉलिकल ग्रो हो रहा है ये रिलीज करेगा एस्ट्रोजन और ये सब हेल्प करेंगे रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम में। इसके बाद 14th डे पे एफएसएच और एलएच की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, उस समय पे ओवम रिलीज होता है और दैट इज नोन एज ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज के बाद जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल था जिसने ओवम को रिलीज किया, उसका रिमेनिंग पार्ट कार्पस ल्यूटियम कहलाया, इसलिए इस फेज को ल्यूटियल फेज कहते हैं। वो कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है एक हार्मोन प्रेगनेंसी के पी से मतलब प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है और ये प्रोजेस्टेरॉन जो एंडोमेट्रियम यहां रीजनरेट हुआ था उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, वो उसको मेंटेन करता है सो दैट प्रेगनेंसी अगर होती है तो इंप्लांटेशन प्रॉपर हो पाए। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा। कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा तो ये हार्मोन बनना बंद हो जाएगा और मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम खत्म हो जाएगा और यही एंडोमेट्रियम वापस मेंस्ट्रुअल फेज वापस आएगा और यही ब्लड वेसल्स के साथ शेड हो जाएगा। एंड दिस इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें होता है उनको हम कहते हैं प्राइमेट्स। और प्राइमेट्स कौन है, तो उस प्राइमेट्स में हम लोग आते हैं, तो हमने यहां लिख दिया कि ये होता है प्राइमेट्स में यानी कि हम लोगों में, यानी कि फीमेल्स की तरफ से ये बात है। तो हम में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज। एंड दैट्स ओवर अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पे आते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में आने से पहले हम थोड़ा सा वापस जाएंगे और oogenesis के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो हमारा पार्ट पिछले में थोड़ा सा छूट गया था उसको हम यहाँ रिकवर कर लेते हैं कि इन केस ऑफ फीमेल्स जितने भी ऊगोनिया हैं तो वो ऊगोनिया जो है स्पर्म मदर सेल जिन्हें कहते हैं वो सारे के सारे एम्ब्रियोनिक फेज में बन जाते हैं। कपल ऑफ मिलियन ऊगोनिया बनते हैं, इसके बाद पूरी लाइफ में दोबारा से ऊगोनिया नहीं बनते हैं। और इन ऊगोनिया में जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और ये प्रोफेज 1 पे आके रुक जाता है और इस टाइम को यानी कि प्रोफेज 1 पे आके जो रुका इसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल और इसके अंदर जो है वो डेवलपिंग प्राइमरी ओसिस्ट। इस कंडीशन पे आके रुक जाता है और फ्रॉम द बर्थ टिल प्यूबर्टी ये फॉलिकल जो प्राइमरी फॉलिकल है ये डीजनरेट होते रहते हैं और जो कपल ऑफ मिलियन प्राइमरी फॉलिकल थे प्यूबर्टी तक आते आते वो 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रह जाते हैं। इसके बाद के इवेंट हमें मालूम है कि इसमें 2 चेंजेस हो रहे हैं तो ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, इसमें 3 चेंजेस हो गए तो ये टर्शरी फॉलिकल बन गया। टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो उसके अंदर एक सेकेंडरी साइट रहता है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी रहती है और ये जब मैच्योर हो जाता है, ग्रो कर जाता है तो इस स्ट्रक्चर को मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं। और यही ग्राफिन फॉलिकल जो है इसके अंदर जो ओसाइट है उसके चारों तरफ एक कवरिंग बन जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जिसको कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है उसके चारों तरफ एक कवरिंग है और विद फर्स्ट पोलर बॉडी ये हमारे एक ओवम कहलाता है और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हमने देखा था 14th डे पर ये रिलीज होता है। अब आगे का हम आते हैं कि फर्टिलाइजेशन। अब इधर ओवरी से ये ओवम रिलीज हुआ और जो फैलोपियन ट्यूब थी उसके जो फिम्ब्रिया वाला पार्ट था फैलोपियन ट्यूब का उसके और विद पेरिस्टल्सिस पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब ये ओवम जो है मूव करता है टुवर्ड्स दी इनसाइड यानी कि एम्पुला जो एक वाइडर पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। एट द सेम टाइम इधर इंसेमिनेशन होता है। मेल गैमीट्स जो है मेल के जो गैमीट्स हैं जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल में जाते हैं थ्रू द वेजाइना और ये मूव करते हैं
टुवर्ड्स द यूट्रस, और यूट्रस से मूव करते हुए ये भी फैलोपियन ट्यूब के थ्रू मूव करते हुए वापस आते हैं, ये भी एम्पुला में आते हैं। तो एक तरफ से तो ओवम एम्पुला में पहुंचा और एक तरफ से स्पर्म एम्पुला में पहुंचे, और वहां जाके इनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो एम्पुला में जाके इसका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्पुलरी पार्ट में जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, और इस जाइगोट में क्लीवेज शुरू हो जाता है, यानी कि डिवीजन शुरू हो जाता है, और इससे ब्लास्टोमिया डेवलप होने लगते हैं। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से ये जो फर्टिलाइज्ड पार्ट हुआ यानी कि जाइगोट हुआ, ये मूव करता है टुवर्ड्स फैलोपियन ट्यूब से टुवर्ड्स यूट्रस की तरफ, और साथ ही साथ इसके अंदर क्लीवेज भी चलता रहता है। और जो 16 स्टेज होती है, 8 to 16 ब्लास्टोमेरिया की स्टेज होती है, उसको हम कहते हैं मॉरुला स्टेज। ये मॉरुला स्टेज में और ज्यादा डिवीजन होते जाते हैं एज इट मूव फर्दर टुवर्ड्स द यूट्रस। 16, 32, 64 इस तरह से मूवमेंट होता रहता है, और ये यूट्रस के अंदर पहुंचता रहता है। यूट्रस के अंदर जाके इसके अंदर थोड़े से चेंजेस होते हैं, एक सिस्ट डेवलप हो जाता है, और इसको इस कंडीशन पे आके कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट में एक सिस्ट डेवलप हो गया, एक कैविटी डेवलप हो गई, और उसमें जो ब्लास्टोमियर्स थे वो 2 लेयर में आके लग जाते हैं। एक लेयर आउटर होती है, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और इनर लेयर को इनर सेल मास कहते हैं। और ये ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है ये आके इम्प्लांट होता है यूट्रस में, और यूट्रस के एंडोमेट्रियम में ये धीरे धीरे सिंक कर जाता है, और सिंक करने के बाद यूट्रस इसको चारों तरफ से कवर कर लेता है, यूट्रस का एंडोमेट्रियम, और इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो यहां हम देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो ये पार्ट हमारा पहले हम इसको यहाँ पे याद करते हैं, फिर एग्जैक्टली देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन किस तरह से हो रहा था। तो पहले द जाइगोट इज क्लीव्ड इन मोर सिस्ट इन यूट्रस एंड इम्प्लांट इन इट। तो जाइगोट जो है वो उसमें क्लीवेज शुरू हो गया, बहुत सारे उसमें मोरुला यानी कि 16 से 8 से 16 जो जब क्लीवेज हुए तो ये ब्लास्टोमियर बने, तो उसको मोरुला कह दिया। ये मोरुला में चेंजेस हुए, ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट जाके यूट्रस में पहुंचा, और इसमें इम्प्लांट हो गया यानी कि इम्प्लांटेशन हो गया। और इस ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर लेयर थी, इनर लेयर थी, दैट इज कॉल्ड द इनर सेल मास, और आउटर लेयर कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट। तो अब हम ये देखते हैं कि ये तो हमारा इवेंट आगे हो गया जाइगोट के प्रॉपर। अगर हम थोड़ा सा वापस आते हैं कि किस तरह से स्पर्म और सेकेंडरी जो oocyte था यानी कि ओवम था जिसमें सेकेंडरी oocyte था, उसमें फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। तो जब ऊगोनिया के टाइम पे यानी कि oogenesis के टाइम पे जो हमारा ग्राफियन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था वो रिलीज हुआ, उसमें से ओवम रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ 14th डे पर। इधर मेल स्पर्म जाते हैं, तो जो ओवम के चारों तरफ एक जोना पेलुसिडा थी, सारे के सारे स्पर्म पहुंचते हैं। जो फर्स्ट स्पर्म उस जोना पेलुसिडा पे जाके अटैच होता है और उसमें एक्रोसोम से अपने एक एंट्री बनाता है, सो दैट अपने जो सारे के सारे मिडिल पार्ट अपना जो न्यूक्लियस है पूरे का पूरा स्पर्म अंदर जा पाए। उसी टाइम पर उसमें एक चेंजेस हो जाते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं जोना पेलुसिडा में, सो दैट और उसके अलावा कोई स्पर्म उस जोना पेलुसिडा में एंट्री नहीं कर पाता। अब ये स्पर्म जैसे ही जोना पेलुसिडा से अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके टच होते हैं उस ओवम की, जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी थी, जैसे ही उसमें जाके एंटर करते हैं तभी वहां पर सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, और जो सेकेंडरी oocyte था उसमें एक ओवम बनता है और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। ओवम मतलब oocyte कहलाता है यहाँ पर, और इस oocyte में प्राइमरी जो हमारा स्पर्म था, स्पर्म का जो न्यूक्लियस जाके अटैच होता है और यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे जाइगोट बन जाता है। और फिर वही जाइगोट मूव करता है और फैलोपियन ट्यूब से मूव करता करता वो यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है। उसके अंदर हमने देख लिया आउटर जो ब्लास्टोसिस्ट जो इम्प्लांट हुआ उसमें इनर सेल मास होता है और आउटर ट्रोफोब्लास्ट होता है। इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर में कुछ इस तरह से बाहर की तरफ लेयर्स निकलने लगती हैं, यानी कि कुछ प्रोसेस निकलने लगते हैं जिनको कहते हैं कोरियोनिक विलाई। और जहां ये यूट्रस है उसके एंडोमेट्रियम में भी कुछ फर्दर इस तरह से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और ये ट्रोफोब्लास्ट के कोरियोनिक विलाई और यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है आपस में इनका इंटरडिजिटेशन हो जाता है और धीरे धीरे ये कवर अप हो जाते हैं, पूरे के पूरे जो ब्लास्टोसिस्ट था ये कवर अप हो जाता है और ये दोनों मिलकर बनाते हैं प्लेसेंटा। तो आगे हम देखते हैं, ये हमने याद किया। इसके बाद
नेक्स्ट स्टेज पे हम आते हैं कि व्हाट इज प्लेसेंटा। तो इम्प्लांटेशन के बाद अब उस जाइगोट को डेवलपमेंट के लिए खाना पीना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए और उसके नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकलना है, जिसके लिए उसका कनेक्शन जो मदर से कनेक्शन होता है, जो यूट्रस से कनेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं जो जिस ट्यूब के प्लेसेंटा। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, इट इज प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के थ्रू ही उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिल रहे हैं और उसका नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर जा रहा है। दिस प्लेसेंटा इज फॉर्म बाय, यदि हमने देखा, इंटरडिजिटेशन ऑफ द जो ट्रोफोब्लास्ट था उसकी आउटर वॉल में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले उनको कोरियोनिक विलाई कह दिया, और जो यूट्रस के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे उनका आपस में इंटरडिजिटेशन हो गया, जिसकी वजह से बन गए। इसको याद कैसे करना है कि प्लेसेंटा किसका बना हुआ है, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा इज लोकलाइज्ड बाय ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे, या हो सकता है आप लोगों ने सुना हो कि जब प्रेगनेंसी आती है तो फीमेल अल्ट्रासाउंड कराने जाती हैं, और कई बार डॉक्टर उनको ये भी कहता है कि इसकी प्लेसेंटा की पोजीशन एग्जैक्टली पता चल जाए, सो दैट अगर हम इसका सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं या नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं तो उस समय हम सारे प्रिकॉशन ले पाएं। और उस अल्ट्रासोनोग्राफी को, जो प्लेसेंटा की लोकेशन को बेटर तरीके से कर सकते हैं, उसको हम ट्रांसवेजाइनल कहते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ट्रांस का मतलब हो गया ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट की जो आउटर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे उनको कह दिया विलाई, और इसका एग्जैक्ट पूरा नाम हो गया कोरियोनिक विलाई। और ये कोरियोनिक विलाई जो इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यूट्राइन टिश्यू और ब्लड वेसल्स, यानी कि यूट्राइन टिश्यू में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उनके साथ इंटरडिजिटेट हो जाएंगे और उनकी ब्लड वेसल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे एंड दे फॉर्म द प्लेसेंटा। नेक्स्ट हम आते हैं कि हार्मोन कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं। तो जो प्लेसेंटा है, जो वैसे तो बॉडी में बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस होने हैं, क्योंकि बॉडी को उस जो इम्प्लांट हुआ है जाइगोट या एम्ब्रियो, उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे हार्मोन चाहिए। तो प्लेसेंटा कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसमें HPL, HCG और एक ओवरी हार्मोन रिलीज करती है जिसको रिलैक्सिन कहते हैं। और इसके अलावा प्लेसेंटा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन भी सीक्रेट करता है, और अदरवाइज बॉडी जो है वो थायरॉक्सिन और कॉर्टिसोल और बाकी हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, जिससे कि डेवलपिंग एम्ब्रियो का अच्छे से प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाए। बट जो हार्मोन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोड्यूस होते हैं, वो हार्मोन का नाम हम यहाँ पे याद करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर, अब चूंकि प्रेगनेंसी के टाइम में मदर की हार्ट बीट ज्यादा होती है, उसको ज्यादा ब्लड पंप करना है, अपने बेबी को पहुंचाना है, तो हार्ट बीट बढ़ी रहती है। उसी चीज को हमने यहाँ याद कर लिया कि हार्मोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से हैं। इसको याद करने का तरीका है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर हैज हाई हार्ट रेट। हाई का मतलब HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL, H for HPL, human placental lactogen, and rate मतलब relaxin. This relaxin is released by the ovary and these two hormones are released by the placenta. Now next topic पे हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो एज यू नो हम सेक्स डिटर्मिनेशन को अलग चैप्टर में वैसे जेनेटिक्स में पढ़ लेंगे, बट यहां देखते हैं कि फीमेल्स में जो गैमेट्स बनते हैं दे आर एक्स टाइप के होते हैं, और जो मेल में गैमेट्स बन रहे हैं वो एक्स और वाई टाइप के हैं। हेटेरोगैमेटी मेल में है यहाँ पर। तो अगर इस फीमेल का एक्स गैमेट मेल के एक्स गैमेट से मिलेगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा डिप्लॉयड 2x, यानी कि फीमेल बनेगी। और इसी तरह से इस फीमेल का एक्स गैमेट अगर मेल के वाई गैमेट से मिलेगा तो यहां पर XY डिप्लॉयड बनेगा, यानी कि मेल बनेगा। दैट मीन्स कि मेल होना या फीमेल होना, लड़की होनी है या लड़का होना, ये डिपेंड करता है फादर पे, नॉट ऑन द मदर, बिकॉज फादर के जो स्पर्म के जो गैमेट्स हैं, जो फादर के जो स्पर्म हैं, वो डिसाइड करेंगे कि मेल होगा या फीमेल। नेक्स्ट हम आते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब बेबी जो है उसके अंदर जो जाइगोट था, जो एम्ब्रियो बन के बड़ा हो रहा है, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होंगे। तो अभी हमने देखा था कि जब इम्प्लांटेशन हुआ है तो ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर थी, आउटर ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। तो आउटर ट्रोफोब्लास्ट तो प्लेसेंटा बना लेगी, उसके इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगी, और जो इनर सेल मास था जिसके अंदर स्टेम सेल्स हैं, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है और उसमें 3 लेयर डेवलप होती हैं,
आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म और बीच में मेसोडर्म, जो फाइनली आगे जाके सेल और ऑर्गन बनाते हैं। तो उनसे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। अब किस किस मंथ में, जो आपकी बुक में दिया है, किस किस मंथ पे कौन कौन से ऑर्गन डेवलप होते हैं, इसको याद करने का तरीका हमने एक सिंपल निमोनिक बनाया है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अंदर जो याद करना है वो है कि हार्ट लविंग ऑर्गेनिज्म मूव हेड एंड बॉडी हियर्स। द सिंपल लाइन, हार्ट लविंग ऑर्गेनिजम्स मूव हेड एंड बॉडी हियर्स। तो हार्ट लविंग ऑर्गेनिज्म है सारे, वो अपने हेड और बॉडी हेयर्स को मूव कर रहे हैं। तो हार्ट का मतलब है हार्ट, यानी कि इसमें हार्ट और बीट, ये आ गई आपकी फर्स्ट मंथ पे। देन लविंग, एल यहां पे शो कर रहा है लिम्स एंड लिम्स की डिजिट्स, ये आ गए हमारे सेकेंड मंथ पे। देन ऑर्गेनिज्म का मतलब है ऑर्गेन, यानी कि ऑर्गेन, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेन बन जाते हैं अप टू थर्ड मंथ। और उसमें कौन कौन से, लिम्स तो बनी है और साथ में एक्सटर्नल जेनिटलिया और बाकी के ऑर्गन भी लगभग थर्ड मंथ तक बन जाते हैं। देन आते हैं मूव हेड। मूव का मतलब हो गया मूवमेंट, तो बॉडी, बच्चे की जो मूवमेंट है, तो फीटस की जो मूवमेंट है वो फील होने लगते हैं और उसके हेड मूवमेंट आ जाता है, और ये आता है फिफ्थ मंथ पे। फोर्थ मंथ पे कुछ नहीं लिखा है उसमें, तो अब आ गए फिफ्थ मंथ पे। और उसके बाद बॉडी हेयर्स, इसका मतलब है बॉडी पे जो हेयर्स हैं, यानी कि बॉडी हेयर, आई लैशेस, आईब्रो, आईलिड, ये सब आपके 6 मंथ पे बन जाते हैं। और टोटल गेस्टेशन जो है 9 मंथ का होता है। 9 मंथ पे जब बच्चा पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है 9 मंथ का, तो उस समय हम इसमें आगे देखते हैं कैसे इसका वो होगा कि पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन का मतलब है द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ, उसको पार्चुरेशन कहते हैं। अब जब फुल्ली मैच्योर हो गया, ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, यानी कि इसमें हार्मोन्स और हमारा ब्रेन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं डिलीवरी कराने के लिए। तो सिग्नल कहां से आ रहे हैं, तो फुल्ली डेवलप जो बेबी है वो और प्लेसेंटा दोनों जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो सिग्नल भेजते हैं, वो धीरे से थोड़ा सा मूवमेंट उसके यूट्रस में, मदर की यूट्रस में हल्का से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे यूट्रस में थोड़े से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, यहां से एक सिग्नल पहुंचता है ब्रेन को, और ब्रेन वहां से रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। तो जो पहला मूवमेंट है, जो फुल्ली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा जो यूट्रस में हल्का सा मूवमेंट, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन डेवलप कर रहे हैं, उसको कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स की वजह से जैसे ही हल्का सा मूवमेंट यूट्रस में आता है तो ब्रेन में इसके सिग्नल पहुंचते हैं और ब्रेन वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है। वो ऑक्सीटोसिन आपने आगे जाके पढ़ेंगे हार्मोन वाले सिस्टम में कि ये स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, उस गैप में फिर थोड़ा सा और ब्रेन पे स्टिमुलस पहुंचता है, ब्रेन और ऑक्सीटोसिन रिलीज कराता है, कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रांग होते हैं। धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि बेबी को वो बाहर डिलीवर कर देते हैं, यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी हो जाती है। एंड दिस इज नोन एज पार्चुरेशन। इसके बाद बेबी का जब बर्थ होता है तो उसको फीडिंग, उसको खाना पीना कहाँ से मिलना है, मदर से मिलना है, मदर के मेमोरी ग्लैंड्स में मिलना है, वहां से उसको मिल्क मिलना है। और जो फर्स्ट मिल्क है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको कहते हैं कोलोस्ट्रम। उसके अंदर एंटीबॉडीज भी होती है, बहुत सारा प्रोटीन रिच होता है जो कि बेबी के लिए सफिशिएंट होता है। एंड दैट्स एंड द चैप्टर 1, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी को टोटली हमने निमोनिक्स में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी ना पढ़ें। एनसीईआरटी को एक बार आप रीड करें, उसके बाद आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपका पूरा रिवीजन एक बार में हो जाएगा। एंड दैट इज अवर एम कि एनसीईआरटी को हम पूरा निमोनिक्स में कन्वर्ट कर दें, सो दैट आप कह पाए कि एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।